Okay, let me start. Okay, so in this lectures we will revise all the lectures notes. Okay, and we'll give you some problems to practice for that. Okay, so I hope y map आपको आइडिया होगा। y map से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो। अगर आपके सामने y map है तो y map से आप फाइंड कर सकते हो। y map का मीनिंग ये होता है बेटा, अगर मैं आपको बोलूं y map का मीनिंग ये है, दिस इज y map, राइट। इस तरीके से y map रहता है। आपका मिडिल में आपका मोल है। ओके, एंड राइट साइड आपका क्या रहता है, नंबर of particles. नंबर्स और नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, विच एवर यू प्रेफर आप लिख सकते हो। एंड डाउन साइड आप वॉल्यूम एट एसटीपी, राइट। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नाउ टेल मी, अगर हम लोग मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, बोलो बोलो। मल्टीप्लाइड बाई एन ए, राइट। और अगर आपको एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो वापस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई एन ए। आई होप ये क्लियर होगा सबको, राइट। क्लियर है ना, गुड। इन द सेम केस अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर आपके पास मास गिवन है, मास से आपको मोल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाई, टेल मी, मोलर मास। मोलर मास का मीनिंग क्या होता है, अगर एटम है तो एटॉमिक मास होगा, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, राइट। ये मोलर मास का दोनों का मीनिंग है। अगर आपके पास एटम गिवन है, एटम्स उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल एटम्स, लाइक सोडियम है आपका, ओके, पोटेशियम है आपका, पोटेशियम आपका, ये सारे एटम्स होते हैं। अगर कहीं पर टू या मोर देन टू एटम्स मिल जाते हैं तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लाइक मैंने लिखा ओ, तो ये आपका क्या है, एटम्स है। ओके, इफ आई राइट डाउन O2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा, मॉलिक्यूल, राइट। क्लियर है ना, ये आपका मॉलिक्यूल्स हो गया और ये आपका एटम्स हो गया। ये भी आपका एटम्स है, ये भी आपका एटम्स है। अगर मैंने यहाँ पर टू लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं कि ये मॉलिक्यूल बन गया, आगे टू से मतलब नहीं होता है। नीचे जो आपका सफिक्स में लिखते हैं ना नीचे, जैसे आपने लिखा Na, टू लिखेंगे तो ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा, बट ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है। ओके, जैसे हम लिखते हैं Cl2, तो ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल। और अगर मैं लिखूंगा Cl तो ये आपका क्या है, एटम, राइट। क्लियर है ना, Yes. गुड। तो अगर एटम्स लिखा है तो एटॉमिक मास यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखा है तो मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं मोल से मास में जाना है तो क्या करना पड़ता बेटा, मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, राइट। यही करना पड़ता है। नेक्स्ट, अभी देखो, अगर आपके पास मोल गिवन है तो मोल से आपको क्या निकालना है, मोल से अगर आपके पास वॉल्यूम निकालना तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। और अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से आपको मोल निकालना है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये आपका वाई मैप होता है। तो इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, वाई मैप से मैं मोल निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकता हूँ, मास भी निकाल सकता हूँ, और आपका वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। तो ये सारी चीजें निकल गई, राइट। क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो वाई मैप से आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो, राइट। वॉल्यूम एट एसटीपी ये भी निकाल सकते हो, और यू कैन से
एनटीपी, राइट, दोनों एक ही चीज है। यह भी निकाल सकते हो, क्लियर है ना। व्हेनेवर एसटीपी आता है तो आपको क्या करना है, यूज करना है 22.4, और अगर एनटीपी आता है तो 22.7, और एसटीपी में 22.4। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आप 22.4 यूज करो, दोनों केस में सही हो जाता है, आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आता। ओके, तो एसटीपी हो या एनटीपी आपको 22.4 यूज करना है, राइट, क्लियर है ना। तो यस सर। इतने सारी चीजें हो गई आपके पास। ये कब निकाल सकते हैं, जब आपको इनमें से कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं। इफ वन नोन कैन फाइंड अदर थ्री, राइट। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपको पता लग जाएगा तो बाकी थ्री आप लोग पता कर सकते हो, राइट। ओके, अगर मोल पता लग गया तो मोल से सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर मास आइडिया लग गया तो मास से भी आप सारी चीजें निकाल सकते हो, या एटम्स पता लग गया, मॉलिक्यूल, तो भी आप सारी चीजें निकाल सकते हो, राइट ना। ओके, फिर आपके पास एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये भी आप लोग निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से निकालते हो, नंबर ऑफ एटम्स से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। अगर आप नंबर ऑफ एटम से नहीं निकालते हो, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब आप एटम से निकालोगे तो आपको इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा, और जब मॉलिक्यूल से निकालोगे तो सारे ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझना। जैसे मैंने बोला फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2O, H2O में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालो, तो आप क्या निकालोगे, या तो इसके एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हो, राइट। सबसे पहले H सिंगल है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, एंड Ar। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, लेट्स राइट डाउन एज दिस टाइप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, 1. ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीजन 1. 1 कैसे होगा बेटा। Oxygen. आई थिंक बिफोर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको ये आइडिया होना चाहिए। सपोज कोई भी कंपाउंड आपका एक्स लिखा हुआ है, इस जेड का मीनिंग और इस ए का मीनिंग बताओ। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एंड ए क्या है, मास नंबर और एटॉमिक मास, राइट। क्लियर है ना, समझ में आया। ये आपको आइडिया है ना। एक्स और ए, एक्स आपका कोई एलिमेंट है, जेड मीन्स आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, एंड ए मीन्स मास नंबर और एटॉमिक मास, राइट। इज देयर एनी डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, नहीं बोलो सर। बोलो एवरीवन, टेल मी कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं कैमरा ऑन करके पूछूंगा, आप लोग बोलते चलो। एनी डाउट, इज देयर एनी प्रॉब्लम। No, sir. नो सर। जेड जानते हो आप लोग, जेड क्या है, Yes, sir. और ए भी जानते हो ना पक्का। Yes. तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, समझते हो आप लोग। Yes, sir. ओके, आप इस तरीके से समझो, जो आपका एटम्स होता है, थ्योरी आपका दिया हुआ है साइंटिस्ट ने कि एटम्स आपका एक राउंड पार्टिकल्स होता है, राइट।
और उस एटम्स के अंदर आपके प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एटम्स के बाहर चक्कर लगाते हैं, राइट? ये होता है ना? यस सर। ओके, तो अगर मैंने पूछा इस एटम्स का मास निकालना है आपको, तो एटम्स के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर है ना, यस सर। राइट? तो हम लोग Yes, sir. एटम्स का जो मास निकाल लेंगे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड नहीं करते। वैसे किसी किसी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है या नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको, तो एटम्स को हम लोग करते ही नहीं ऐड। समझे मेरी बात? क्लियर है? Yes, sir. समझे कि नहीं? Sir, then how to find हाउ टू फाइंड electron? इलेक्ट्रॉन्स? मैं बताता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, पहले ये समझो। ये फॉर्मूला आपको आइडिया लगा कि नहीं लगा? दिस फॉर्मूला, Yes. इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस फॉर्मूला? No, sir. ओके, सो आई थिंक आप लोग को ये भी पता लग गया होगा, जो आपका प्रोटॉन्स होता है वो आपके जेड के इक्वल होता है, राइट? एंड जेड इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपको फॉर्मूला आइडिया होना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ, आप समझो। अगर मैंने एक आइटम्स लिखा यहाँ पर, या कोई भी एलिमेंट लिखा, लेट से एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर 1H1 लिखते हैं, एंड हीलियम 2H4 लिखते हैं, एंड लिथियम, लेट से सोडियम 1123 लिखते हैं, राइट? लिखते हैं नहीं? ओके, सो इसका मीनिंग ये है बेटा, जो आपका वन लिखा ना, इस वन का मीनिंग होता है जेड, दैट इज जेड। समझ गए? एटॉमिक मास। जो आपका नीचे लिखा ना, मैंने ये बोला, ये जेड है। ओके, नाउ और इस जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? ए, A. दिस इज ए। ओके, नाउ ए और जेड में आपको रिलेशन पता है? आप देखो, नाउ अभी ए और जेड का रिलेशन बाद में चलते हैं हम लोग। यू नो दैट जेड इज इक्वल टू पी, जेड और पी आपके इक्वल होते हैं। समझ गए बेटा? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इक्वल होते हैं। क्लियर है ना? यस सर। ये क्यों होता? इस तरीके से बोला है। पहले आपके पास क्या आइडिया लगा? देखो, जब साइंटिस्टों को आइडिया लगा कि एक एटम्स इस तरीके से होता है, सर्कल टाइप का, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो साइंटिस्टों ने आइडिया लगाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से चेंज होते हैं। कोई आइडिया है? तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या लिए? एलिमेंट ले लिए, बहुत सारे एलिमेंट ले लिए। और उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो एलिमेंट में, यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन्स होगा, सब में न्यूट्रॉन्स होगा ना, अलग अलग पार्टिकल्स हैं ये। ओके, सारे के प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अंदर होंगे। समझ गए? Yes. तो साइंटिस्टों ने देखा कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सेम हो सकता है, मे बी सेम। ओके, किसी भी, सपोज ये इससे मैच कर रहा है बट इससे मैच नहीं कर रहा, फिर आपका इससे मैच कर जा रहा है बट इससे मैच नहीं कर रहा। मतलब कहने का है, किसी ना किसी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके मैच कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी से मैच नहीं करते। समझे मेरी बात? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी से मैच नहीं करते, दिस प्रोटॉन्स किसी से मैच नहीं करते। ओके, समझ गया मेरी बात? यस समझे सर। कि नहीं समझे? ओके, सो वी कैन से दैट, अगर हमको पता लगाना होगा कि ये वाला एटम्स कौन सा है, ये वाला एटम्स कौन सा, ये वाला एटम्स, ये वाला एटम्स कौन सा है, तो हम इससे नंबर ऑफ पी देख के पता लगा सकते हैं, राइट? Yes. जैसे हम बोलते हैं अपने जो फॉर एग्जाम्पल जुड़वा भाई बहन समझते हो ना? Yes. समझते ना? जिस जो जुड़ो पेयर्स में होते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या सिस्टर सिस्टर हो सकती है, राइट? क्लियर है? समझे मेरी बात को? समझ में आ रहा है या नहीं? सर ओके, समझ।
लेट से दोनों से अच्छा आपको सॉरी एक चिंकी मिंकी करके एक टीवी में दो वो है एक्ट्रेस हैं, राइट? जानते हो आप लोग? सर क्या? चिंकी और मिंकी करके है, CHIN, कपिल शर्मा के शो में आता है। कपिल शर्मा शो जानते हैं आप लोग? यस सर। चलिए छोड़ो। लेट से टू पर्सन्स हैं, ओके? एक ये है, एक आपका ये है, दोनों जुड़वा हैं। जुड़वा तो समझते हो ना? Yes, sir. यस sir. हाँ, दोनों जुड़वा होने का मतलब क्या होता है? उनका जो फेस होता है वो ऑलमोस्ट मैच करता है ना? फेस का जो फेस कट होता है वो मैच करता है कि नहीं करता है? Yes. ओके, हल्का हल्का सा मैच करता है ना? बट अगर हम बोले कि उसके फिंगरप्रिंट्स जो होंगे, क्या फिंगरप्रिंट मैच करेंगे क्या उनके? फिंगरप्रिंट किसी के इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में किसी के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते बेटा, समझ गए? सब कुछ मैच कर सकता है, आपकी शक्ल मैच कर सकती है, आपका वेट मैच कर सकता है, आपकी बॉडी मैच कर सकती है, बट आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते। क्लियर है? या आप प्लास्टिक सर्जरी करके आप किसी का फेस बनवा सकते हो, बट प्लास्टिक सर्जरी करके किसी के फिंगरप्रिंट, अगर उसके फिंगरप्रिंट उसको पता लग गया तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज फिंगरप्रिंट किसी के मैच नहीं करते। समझे? सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, राइट? समझे? Yes, sir. Yes, तो सो दैट इज वाई आधार कार्ड आपका अलग अलग होता है ना, सबका आधार नंबर। Yes. ओके, सो अगर किसी पर्सन की पहचान करनी है तो हम आधार नंबर से पहचान कर सकते हैं कि ये वाला नंबर है, ये वाला आदमी है, ये वाला लेडीज है, ये वाला बच्चा है, इस तरीके से पहचान कर सकते हैं हम, नहीं? ओके, तो सिमिलर टाइप ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पर, सबके अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो हमने क्या नाम दे दिया उसको? एक एटॉमिक नंबर नाम दे दिया। एटॉमिक नंबर समझ गया अभी? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं आपके, उसको एटॉमिक नंबर नाम दे दिया। तो एटॉमिक नंबर मीनिंग क्या है आपका? एटॉमिक नंबर मीनिंग नंबर नंबर ऑफ ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। अभी आप समझ गए आगे? अगर मैंने बोला किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1। किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 10। 10। जितना जेड होगा उतना ही पी होगा। किसी का एटॉमिक नंबर 100 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 100। क्लियर है? Yes, sir. नाउ So, एक थिंग्स और प्रैक्टिकली यूज हुई है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 10 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 100 100. होगा। समझ गए मेरी बात? ये क्यों पता लगा? इस तरीके से पता लगा। कोई भी एटम्स होता है, क्या किसी एटम्स के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज देखा क्या कभी? एटम्स Yes. के ऊपर कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं होता है जब वो फ्री स्टेट में हो। अगर उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तब उसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ सकता है। तो एटम्स फ्री स्टेट में कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता उसके ऊपर, नो पॉजिटिव चार्ज एंड नो नेगेटिव चार्ज, ये चीज नहीं होती उसके ऊपर। समझे? Yes. ओके, Yes. सो प्रोटॉन्स, हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स कैसे चार्ज होते हैं? प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम पूछें कि एक एटम्स है, लेट से मैंने बोला एक्स एटम्स है, उस एक्स का एटॉमिक नंबर 15 है, ओके, एंड उसका एटॉमिक वेट लेट से 31 है, तो यहाँ पर जेड कितना है बेटा? 15. 15। इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, Pro- सी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो P इज इक्वल टू आपका 15 हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज भी 15 हो गया। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. ओके, जब किसी चीज के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से वो दिखता है न्यूट्रल, तो उसको पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतने नेगेटिव चार्ज भी होंगे ना? Yes. ओके, तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स उतना ही होंगे जितना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे आपके पास। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ऊपर से गया, फिर से समझो। देखो, ये आपके पास एटम्स है, ओके? इस एटम्स के अंदर जो चीज होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, ओके? अभी सोचो किसी चीज का पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से हमको दिखता है कि वो न्यूट्रल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होगा ना जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके न्यूट्रल दिखा रहा होगा।
इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा। समझे मेरी बात? Yes, sir. ओके। तो जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया प्रोटॉन्स से, तो एटम्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वाला पार्टिकल्स ज्यादा हो गया Negative. कंपेयर टू पॉजिटिव, तो एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव ज्यादा हो गया Positive. इलेक्ट्रॉन से, तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है? अगर दोनों इक्वल हुए तो चार्ज कैसा होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज। समझे? यस सर। दोनों कैंसल आउट हो गए। यस सर। इसलिए ये दोनों, जब भी आपका एटम्स होता है तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। अगर एटम्स के ऊपर कोई चार्ज है, लेट से मैंने लिख दिया सोडियम पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। समझे मेरी बात? यस। क्लियर है ना? अगर मैंने लिखा Mg+2, इसका मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। क्लियर है? अगर मैंने लिखा Cl नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, राइट? यस सर। समझ में आने सारी चीजें? ओके। यस। तो यस सर। हम लोग यहाँ पर थे, जो आपका पार्ट होता है, इधर पर थे हम लोग, ये वाले पार्ट पे थे कि A इज इक्वल टू, आपको आइडिया है A इज इक्वल टू क्या होता है, P+N होता है, एंड Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ये चीज होती है। आई थिंक ये दोनों फॉर्मूला आपको आइडिया लग गया अभी। यस। क्लियर है ना? यस सर। ओके। सो अगर आपके सामने एक लिखा हुआ, आपके सामने एटम्स, लेट से सोडियम लिखा हुआ है 11 और 23, तो इसमें Z क्या है और A क्या है, बताओ मुझे। Z is equal to 11, A is equal to 23. वेरी गुड। ओके। Z is equal to 11 and A is equal to 23, तो वी कैन से दैट Z is equal to 11 होगा, एंड P is equal to भी 11 होगा, एंड E is equal to भी 11 होगा, राइट? Yes, sir. Yes sir. एंड A is equal to क्या है आपके पास, Yes. 23। और यू नो दैट A is equal to होता है P+N, राइट? तो Yes, sir. यहाँ पर 23 लिखा, एंड P की जगह आपके पास 11 है, प्लस N, यहाँ से आप नंबर ऑफ N निकाल सकते हो, कितना आएगा, 12, 12. राइट? क्लियर है ना? Yes. नाउ अभी आप Yes, sir. पॉइंट पर आते हैं। लेट से मैंने लिखा H2O लिखा था, तो H2O में आपका सिंग, एक तो आपका ऑक्सीजन है, एक आपका हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, राइट? यही तो तीनों चीजें हैं ना? Yes, sir. ओके। इसमें आपको निकालना है, लेट से हमने क्या क्या निकाला है, आप यहाँ पर देखो। पहले तो आपको Z निकालना है, फिर आपको P निकालना है, फिर आपको E निकालना है, फिर आपको A निकालना है, फिर आपको N निकालना है। तो पहले आप बताओ Z कितना होता है ऑक्सीजन का। एक चीज तो आपको लर्न करना पड़ेगी ना, Z एटॉमिक नंबर तो लर्न करना पड़ेगा ना, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8। एंड हाइड्रोजन के लिए 1, इसका भी 1। ये क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. नो। No. ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, 8. 8, एंड दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, 1 1। एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके। ये मैंने लिखाया था ना क्लास में आपको, Yes, यू sir. रिमेम्बर नॉट? Yes. कितना होता है फिर बताओ? ऑक्सीजन का 16. ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1. 1. This hydrogen also 1. Okay. So can you find it out the number of neutrons in this case? Yes, sir. कैसे करेंगे? A is equal to P plus N से, तो N is equal to हो जाएगा A minus P
here is 16 minus 8, answer 8. This is 8 and this is 0 and this is 0, right? क्लियर है? Yes, sir. sir. समझ में आया चीज या नहीं समझ में आया? सो यहाँ पर देखो, अगर मैंने काउंट किया यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10. कितना हुआ बेटा? 10. दिस वन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 हो गए, 10. टोटल प्रोटॉन्स आपके 10 हो गए, 10. टोटल जेड आपको काउंट नहीं करना होता है, टोटल मास भी आपका काउंट करेंगे तो 18 आ जाएगा, टोटल न्यूट्रॉन्स आपके 8 आ जाएंगे, राइट? तो टोटल Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 हो गए। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये H2O के हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर बोला था, Yes. यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अगर मुझे एटम्स के निकालने होंगे तो मैं पहले क्या क्या निकालूंगा, पहले इस वाले हाइड्रोजन के, फिर इस वाले हाइड्रोजन के, फिर इस वाले ऑक्सीजन के, फिर तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा फाइनल, राइट? ऐसे आएगा ना, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो वो डायरेक्टली आप आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? Yes, sir. ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से निकालना आ गया। क्लियर है ना? समझ में आया नहीं? बोलो। Yes, sir. एग्जाम्पल दूं, सॉल्व करोगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ एग्जाम्पल है आपका, नोट डाउन करो। क्वेश्चन 490 ग्राम ऑफ H2SO4 है आपके पास, आपको क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड मास, सॉरी मास तो हो गया, मोल ऑफ, ना यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर 1, मोल ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? H2SO4 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। थर्ड वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, एंड फोर्थ वन, number of atoms of hydrogen, sulfur, oxygen, and fifth one, number of total electron, protons and neutrons। ये 5 क्वेश्चंस फाइंड करके बताओ मुझे। एंड ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये भी आपको फाइंड करना है। यू हैव गिवन 5 मिनट्स दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, 8 6 6 पे स्टार्ट हुआ है, 6:10 पे मैं सबसे आंसर पूछूंगा, और अगर पहले हो जाता है तो आप लोग पहले भी सेंड कर सकते हो आंसर चैट बॉक्स।
ओके, सो एवरीवन सॉल्व किया बेटा? टाइम हो चुका है, आपने सॉल्व किया? एनीवन कोई भी आप लोग बोलो। धैर्य, पार्थ है, रुशील है, शैंद है, सृष्टि है, वैशाली है, एंड सानवी है। एनीवन हैज सॉल्व एनी ऑफ क्वेश्चंस? किसी का भी यहाँ पर आया आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? सर मैंने कौन सा सेंड किया बेटा आपने? फर्स्ट ओके, रुशील कौन सा, फर्स्ट है सेकंड है? फर्स्ट फर्स्ट वन। देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट, आपको कहाँ से चलना है? स्टार्ट करना है मोल से। आपके पास मैंने बोला था मास गिवन है। मास गिवन है इसका मतलब मास से आप मोल निकाल सकते हो। यस सर, मोल कैसे निकालते हैं मास से, बोलो? डिवाइडेड बाय मोलर मास। यस, तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 90 ग्राम, 98 ग्राम पर मोल, एंड आपका आंसर आ जाएगा 5 मोल, राइट? यस सर, ये फर्स्ट का आंसर आया। फर्स्ट का आंसर कितना है? 5 मोल्स, राइट? सेकंड निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते बेटा? इनटू एन। 5 इंटू Na। तो इसका आंसर हो गया आपका 5 इंटू Na, राइट? क्लियर है ना? नाउ you know that one molecule of H2SO4, one molecule of H2SO4 has consist of 2 number of H and 1 number of sulfur and 4 number of oxygen, right? यस सर, Yes, sir. So अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह में 1 मोल लिख दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 मोल Yes. and 1 मोल and 4 Yes. मोल। Mm. इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? No. फिर आपको H2SO4 लिखना। ओके, सो बट आपके पास कितने मोल्स गिवन है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने मोल्स है आपके पास? 5 मोल्स है ना, राइट? Yes, sir. 1 मोल्स में आपकी ये इतने सारे बनते हैं, आपके 2,1,4 बनते हैं, तो आपके पास 5 मोल्स में कितने बनेंगे? बोलो यहाँ पर कितना 10 आएगा? 10, 10 मोल 5 H एस एंड 5s, 5 मोल 20o. S एंड 20 मोल, पूरा कंप्लीट बोलो बेटा, 20 मोल ऑक्सीजन, राइट? क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना। हाइड्रोजन का कितना आया? 10 मोल एंड सल्फर 5 मोल एंड ऑक्सीजन 20 मोल, राइट? यहाँ तक तो सबको समझ में आया? क्लियर है ना? Yes, sir. नाउ अगर मैं यहाँ से बोलूं मोल से अगर मुझे एटम्स निकालना होगा तो क्या करते हैं बेटा? मोल से, ये आपका सिंगल H लिखा ना, इसका मतलब ये एटम्स है ना, दिस इज मॉलिक्यूल, राइट? दिस इज एटम्स, राइट ना? यस सर, ओके, तो ये 10 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स आए ना, अगर इससे मुझे एटम्स निकालना है तो 10 Na हो जाएगा, इससे 5 Na हो जाएगा, एंड इससे 20 Na। यस सर, क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएगा? 10 Na, 5 Na एंड ऑक्सीजन 20 Na। क्लियर है ना? Yes, sir. नाउ मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स है बेटा। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। हाइड्रोजन कितने हैं?
सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो क्या मैं इनको टोटल काउंट करके टोटल एटम्स आ जाएंगे मेरे? Yes, जैसे मैंने sir. बोला Yes, sir. एक पूरे बॉक्स में 10 टाइप के अलग टाइप के रेड कलर के बॉल्स हैं, ओके, 5 टाइप के आपके ब्लू कलर के बॉल्स हैं एंड 20 टाइप के आपके येलो कलर के बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स आ जाएंगे आपके। टोटल बॉल्स कितना होगा? 35। 55. ओके, सो सेम केस यहाँ पर है आपके ए, टोटल नंबर ऑफ Na कितना हो जाएगा टोटल एटम्स? 35 Na. 35 में श्वरा डोंट डू दैट बेटा। 35 ने. टोटल एटम्स कितना हो जाएगा? 10 Na प्लस 5 Na प्लस 20 Na, 20 प्लस 10 30, 35 Na, राइट। 35 Na, 35 कितना हो गए Na मॉलिक्यूल्स या एटम्स, क्या हुआ? Na एटम्स हुए ना, राइट। यहां तक समझ में आया सबको? 35 Na क्लियर हुआ? क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन हियर। H2SO4 आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। H2SO4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन है आपके पास, ओके, एंड हाइड्रोजन के बाद आपके पास सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, ओके। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन में? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन? बोलो। चलिए यहाँ पर हमारे पास 2H लिख सकते हैं हम लोग, 1S एंड 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अभी क्लियर है? Yes, sir. आप बताओ मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2H में, बोलो। 2 इंटू 1 हाइड्रोजन्स में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा और 2 हाइड्रोजन्स में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? चलो मैं यहाँ पर अभी 2 नहीं लिखता हूँ, ओके। यहाँ पर समझो, चलो 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं 2 लिखता हूँ डायरेक्टली, चलेगा। Yes, sir. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 इंटू 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स तो 0 होते हैं हाइड्रोजन में, राइट। Yes, sir. सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो 16। अभी यहाँ पर इसको 40 मत समझना, ये ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4, राइट। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें? 22. 32। टोटल काउंट 22. करो ना, 22. दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, काउंट करो कितना आएगा? 22. 22। 22. 22 कैसे आएगा? 8 इंटू 4 तो 32 ये हो गया, प्लस 16 हो गया, प्लस 2, 50 आ रहा ना? Ah, yes, sir. Sir. तो 50 आएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 50। प्रोटॉन्स इज आल्सो 50 एंड न्यूट्रॉन्स 48. 48। 48. ओके, सो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं ना, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाइड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्रोटॉन से मल्टीप्लाइड करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे, न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाइड करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे। क्लियर है ना? अगर आपको निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से निकालना है तो आप क्या करोगे? 35 Na इंटू 50। अगर आपको प्रोटॉन से निकालना है तो क्या करोगे? 35 Na इंटू 50। अगर आपको न्यूट्रॉन से निकालना है तो 35
Na इंटू 48। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर करना, अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो और आपका टास्क ये है, जो आपका एटॉमिक नंबर है जेड एंड ए, आपको 1 से लेकर के 20 तक आपको लर्न करना है। याद रहेगा, 1 to 20 तक आपको लर्न करना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए? देखो, H2SO4 ऐसे निकालते थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 आया, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 48 निकालना आ गया आप लोगों को। ओके, क्लियर है ना? चलिए, अभी फिर हम कुछ चीजें, मैंने बताया था आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो भी आप लोग देख लो। ओके, तो केमिकल रिएक्शन तो आपको मैंने बताया। केमिकल रिएक्शन क्या है, बोलो बेटा? केमिकल रिएक्शन, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? Rearrangement of atoms. केमिकल रिएक्शन में जानते हो आप लोग कुछ भी? बोलो। Sir, when two substances mix are to सॉरी, form. Sir, when two acid or base mix together. अरेंजमेंट बोल सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ Atoms. एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, राइट? तो Yes, हमने sir. एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल था आपके सामने, लेट से NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस HOH। यहाँ से H निकला और OH निकला, एंड यहाँ से H निकला, एंड यहाँ से Na निकला, यहाँ से Cl निकला, तो आपका NaCl बन गया, एंड ये आपका H और OH हो गया। क्लियर है? समझ में आया? शिफ्टिंग हुआ, एक दूसरे के साथ शिफ्ट होकर के चले गए ये दोनों। क्लियर है ना? पॉइंट समझ में आया? इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन आपका। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. नाउ अभी ये चीज, और अगर इसके सामने कुछ भी लिखते हैं 2, 4, 5, 10, जो भी आपके सामने, लेट से हम लोग एक चीज लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एक नंबर लिख रहे हैं। ओके, लेट से एक केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, उसको आप लोग समझना। A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। तो A और B ये दोनों क्या है, बोलो? इनको क्या बोलते हैं हम लोग? Reactant. रिएक्टेंट। वेरी गुड। एंड C और D? Product. प्रोडक्ट। वेरी गुड। ओके, C और D आपके प्रोडक्ट हैं, और A और C आपके रिएक्टेंट। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इफ आई राइट डाउन हियर आल्सो सेम रिएक्शन, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया A B स्मॉल c एंड स्मॉल d। तो ABCD क्या है? क्या बोलते हैं ABCD को? बोलो। STOI स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ गए? इसका मीनिंग होता है स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है? Yes, sir. कुछ भी लगा हो सकता है। लेट से मैंने बोला, एक रिएक्शन आपके सामने देता हूँ, आप लोग बताना मुझे, वहां पर स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना है मुझे। आपके सामने एग्जाम्पल है, SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये No, रिएक्शन sir. बैलेंस है? Both बैलेंस है sides. रिएक्शन?
नहीं सर। नहीं, नहीं बैलेंस सर। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाइड करूंगा और ये तो आपका रहेगा 2 यहाँ मल्टीप्लाइड करूंगा, राइट। अभी रिएक्शन बैलेंस है। नाउ कैन यू फाइंड इट आउट द स्टोसिमेट्री कोएफिशिएंट इन दिस रिएक्शन? यस सर। बताओ बेटा कितने होंगे? 2 स्टोसिमेट्री 2 2 2 1 2। यहाँ का 1 कौन देखेगा? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है ना यहाँ पर। यस सर। तो स्टोसिमेट्री कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 1 2। यस, स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ही बताना है, बिना बैलेंस के बताओगे गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। समझ में आया? नाउ एक और एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, उसको बताना है मुझे। ओके, नाउ एग्जांपल आपका नेक्स्ट है, एग्जांपल है 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 3c प्लस 7d। एज्यूम करो कि ये रिएक्शन बैलेंस है, तो स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ। एज्यूम करो रिएक्शन आपकी फुल एंड फाइनल बैलेंस है, तो स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ। 3 6 3 7। वेरी गुड, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 6 3 7 आर स्टोसिमेट्री कोएफिशिएंट, राइट। क्लियर है? नाउ व्हाट डज इट मीन बाय स्टोसिमेट्री कोएफिशिएंट? इस स्टोसिमेट्री कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है बेटा, देखो यहाँ आप समझो मीनिंग क्या है इसका। इसका मीन्स ये होता है बेटा, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ ए को रिएक्शन करने के लिए बी के 6 मोल चाहिए, तब जाके कंपाउंड बनेगा। ए के सी के 3 मोल्स एंड इसके 7 मोल्स। लेट से हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग SO2 था आपका प्लस O2 था, SO3 बन रहा था 2 एंड 2। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? इसका मीनिंग ये है 2 moles of SO2 required 1 mole of O2 to convert in 2 mole of SO3। मीनिंग समझे मेरी बात का? यस सर। इस रिएक्शन से आपको ये आइडिया लगा कि 2 मोल्स इसके और इसके 1 मोल रिएक्शन करेंगे तब इसके 2 मोल्स बनेंगे। समझे? अगर ये कुछ कम हो गया, लेट्स से ये कुछ कम हो गया, ये कुछ ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा ना। समझे मेरी बात कि नहीं? यस सर। ओके, इसके 2 मोल ही चाहिए होंगे रिएक्शन करने के लिए और इसका 1 मोल भी चाहिए होगा, तब जाके इसके 2 मोल्स बनेंगे बेटा। तो उसी रेशियो में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मुझे लेट से मुझे इसके 4 मोल्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसके 4 लूंगा, इसके 2 लूंगा, तो इसके 4 बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर मैंने इसके 10 ले लिए, इसके 5 ले लिए, तो इसके 10 मोल्स बनेंगे या नहीं? उसी रेशियो में आपको आगे बढ़ना है ना, राइट? यस सर। ओके, समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ओके, नाउ अभी जो ऊपर वाला रिएक्शन था, ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना है। इस क्वेश्चन को भी मैं फिर से राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इन द अनदर वेव फॉर्म में। ओके, लेट राइट डाउन हियर 3a प्लस 6b इज इक्वल टू, क्या था आपके सामने? 3c प्लस 5d, यही था ना?
अच्छा 7 था, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 लिखो 7 लिखो कुछ भी चलेगा ना। Yes. Yes, sir. ओके कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग ये है 3, मेरे साथ बोलो, 3 मोल ऑफ ए इज Required रिक्वायर्ड 6B. 6 मोल ऑफ बी टू Convert convert in 3 mole of C and 5 mole of D। पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. ओके हम इसको कुछ उल्टा भी लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 6 मोल ऑफ B is required to 3 moles of A to convert this and this। है तो एक ही चीज, समझे मेरी बात? जैसे आपने बोला मैं इसको बोल रहा हूँ शुगर, ओके ये है आपका मिल्क, ओके हमने बोला मिल्क समझ लो या शुगर छोड़ दो, यहाँ पर टी समझते हैं हम लोग कुछ देर के लिए, ओके हम बोलेंगे 3 स्पून ऑफ टी, 3 चम्मच चाय प्लस 1 गिलास दूध, जो आपका मिल्क है लाने पर आपकी 1 कप चाय बनती है, राइट? तो ये आपका Yes. रेशियो हो गया, कितना है 2 स्पून आपकी क्या है टी प्लस 1, लेट से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1.5 कप मिल्क, Milk. मिल्क करके आपका 1 कप टी बनता है, चाय का कप बनता है, राइट? तो अगर मुझे सोचो ज्यादा लोग घर में हैं, लेट से मुझे 4 कप बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 4 कप बनाने के लिए सारे रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, Yes. ओके यहाँ पर 8 टी चाहिए होगा आपका, प्लस यहाँ पर 6, 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 आएगा ना, 6 कप मिल्क चाहिए मुझे, तब जाके मेरा 4 कप टी बनेगा। समझ में आया बात? Yes, sir. ओके तो चाहे मैं बोल दूं कि 2 चम्मच चीनी चाहिए प्लस 1.5 कप दूध के लिए, या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 1.5 कप मिल्क के लिए मुझे 2 चम्मच चीनी चाहिए, एक ही चीज तो है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं और दोनों तरीके से बोल सकते हैं, राइट? क्लियर है ना? पॉइंट आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ओके सो ये चीज आपका क्लियर हुआ यहाँ तक। नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ओके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हम लोग एक ही तरीके से लिखते हैं, 3 moles of A is required 6 moles of B, ओके दोनों तरीके से चलेगा, क्लियर है? नाउ अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है, ओके चलो इसी क्वेश्चन में देता हूँ आपका क्वेश्चन जो ऊपर था, क्वेश्चन है आपके सामने। चलो पहले हम लोग बिफोर गोइंग टू दीज 3 हम लोग को ये आइडिया लग जाना चाहिए लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है और एक्सिस रीजेंट क्या है, ओके लिमिटिंग रीजेंट क्या है? लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या है बेटा, आप समझो, लिमिटिंग रीजन का मतलब है द रिएक्टेंट साइड में जो सबसे कम वाली चीज होती है वो आपका लिमिटिंग रीजेंट है, इसको समझो, द रिएक्टेंट दैट गेट दैट गेट एग्जॉस्टेड फर्स्ट, एग्जॉस्टेड मतलब जो खत्म हो जा रहा है पहले, उसको हम बोलेंगे एंड लिमिट द रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे,
reagent. लिमिटिंग रिएजेंट। अभी आप समझो मैंने क्या बोला। जैसे मैंने बोला था ना अभी, 2 चम्मच मेरी क्या था, स्पून टी था, राइट, प्लस Yes. 1 कप Milk. मिल्क था। ओके, ना इससे हमको टी बनाना था, राइट। अगर मैंने बोला कि इसमें से कोई एक खत्म हो गया पहले से, तो मेरा वहीं पर रिएक्शन रुक जाएगा, फिर तो हम चाय बना नहीं सकते ना आगे। लेट से मेरा जो स्पून वाला चाय ये खत्म हो गया पहले, तो आप वहीं पर रुक जाओगे, तो आपका चाय उतना ही बनेगा। मतलब जो पहले खत्म हो जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे। समझ गया मेरी बात। लेट से अपने पास क्या था, 2 कप की जगह हम बोलते हैं अपने पास लेट से 100 स्पून टी थी। ओके, और यहाँ पर ओनली 10 कप क्या था, मिल्क था। ओके, तो यहाँ पर 10 कप मिल्क के लिए इस कितना आपको चाय पत्ती चाहिए या स्पून टी चाहिए, 20 20. 20 चाहिए ना। Yes. ओके, तो ये तो आपका मिल्क खत्म हुआ ना अभी, मिल्क तो आगे है नहीं, तो यहाँ Yes. पर आपका क्या बच गया, जो चाय है ये बच गई ना, कितना बच गई, 80 80. स्पून 80. बच गई ना। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट। इसको शॉर्ट में LR लिखते हैं। क्लियर है ना, Yes. Yes. समझ में आया ना पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, वो चीज क्लियर है ना। जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जा रहा है उसको हम लोग लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे, और जो बच जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, EXCESS, एक्सिस रीजेंट। पॉइंट समझ में आया, जो ज्यादा Yes. बच जा रहा है एक्सिस रीजेंट उसको हम लोग एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है ना पॉइंट, Yes, sir. गुड। ये चीज भूलना नहीं बेटा। ओके, अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा आपको, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कुछ चीजें। ओके, नाउ हेडिंग लिखना है एक और, एक्सेस रीजन। आई थिंक आपको आइडिया तो लग गया ओवरऑल, बस इसका डेफिनेशन लिखना है। एक्सिस रीजन का मतलब क्या है, इट इज दैट reagent that is left at the end of the reaction। समझ में आया मेरी बात। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बचता है उसको हम लोग एक्सिस रिएजेंट बोलेंगे। पॉइंट इज क्लियर, Yes, sir. यस और नो बोलो। Yes, sir. गुड। अभी देखो हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है 3A प्लस 6B एंड 3C प्लस 5D। अभी मुझे इसका मीनिंग पहले बताओ, मीनिंग जो मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या है। 3A requires 6B एंड प्रोड्यूस 3C 3 मोल। 3A नहीं बोला करो बेटा, इसमें मोल ऐड किया करो। ओके, मोल ऐड किया करो। मोल लिखा नहीं रहता रिएक्शन में, बट मोल आपको समझना पड़ता है। समझ गए मेरी बात। Yes, sir. इसको ऐसा मत बोला करो कि 3 ग्राम ए, ये ग्राम नहीं है, इसको बोला करो 3 मोल ए। समझे, ये वाली चीज सही है, ग्राम वाली चीज गलत है। ग्राम वाले को कभी मत कंसिडर करना। समझ Yes, गया sir. पॉइंट। Yes. ओके, तो अभी देखो ए के 3 मोल्स और बी के 6 मोल रिएक्शन करेंगे, तब जाके सी के 3 मोल्स और डी के 5 मोल्स बनेंगे। यहाँ तक तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। Yes. नाउ अगर मेरे पास, ये तो मेरा एक्चुअल रिएक्शन है ना, ये तो आइडियल केस में है ना। जैसे हमने बोला था कि 2 स्पून टी चाहिए मुझे, प्लस 1 कप मिल्क चाहिए, तब जाके मेरा 1 कप क्या बनता था, Tea. टी बनता था। Tea. अगर मैं बोलूं लेट से हमारे पास 100 स्पून टी है एंड 20 कप
आपके पास मिल्क है तो आपका चाय कितना बनेगा वो आपको फाइंड करना है, और कौन पहले खत्म हो रहा है वो आपको पता करना है, वो आपको, और कौन बच रहा है वो आपको पता करना है। Yes. समझे? तो ये तो आपका आइडियल कंडीशन होगा जो आपको दिया रहता है। ओके, ये आपका आइडियल कंडीशन है। नाउ अगर मैं बोलूँ आपके पास ए के 9 मोल थे, कितने मोल थे? ए के 9 मोल थे, और बी के कितने मोल थे? 27 मोल थे बी के। ओके, तो आपका ये सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा ये आपको पता करना है। पता कर पाओगे? देखो कैसे करते हैं, आप समझना। ओके, इस तरीके से समझो, 3 मोल्स ए, या फिर हम इस तरीके से समझते हैं, पहले ये सोचो कि लेट से हमको नहीं आइडिया कि कौन पहले खत्म होने वाला है कौन बाद में खत्म होने वाला। क्या आप देख के बता सकते हो? आपको लग रहा होगा कि ये कम है ये पहले खत्म हो जा रहा होगा, ये ज्यादा है ये बाद में खत्म हो रहा होगा। ऐसा लग रहा ना आपको देख के? टेल मी, ऐसा आपको लग रहा ना कि ये आपका लेस है ये आपका मोर है? बट ऐसे कभी डिसाइड नहीं करना कि कौन पहले खत्म हो रहा है। आपको डिसाइड कैसे करना है? आपके पास देखो, आपके पास एक आइडिया रहता है, एज्यूम करो आप, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आप लोग समझो पहले। ओके, लेट्स से हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या करते हैं? बी आपका लिमिटिंग रीजेंट है। एज्यूम किया हमने कि बी आपका लिमिटिंग रीजेंट है, मतलब बी हमारा खत्म हो रहा पहले। Yes. ओके, सो बी आपका लिमिटिंग रीजेंट है, इसका मतलब ये है कि बी को ए के कितने मोल चाहिए रिएक्शन करने के लिए? 3. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी, सॉरी, 6 मोल ऑफ बी, 6 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड, 3 mole of A. वेरी गुड, 3 मोल ऑफ ए। ये समझ में आ गया सबको? नाउ अगर मैं बोलूं 6 मोल आपके, 6 मोल बी के चाहिए होंगे और ए के 3 मोल्स चाहिए होंगे रिएक्शन करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1 मोल ऑफ बी के लिए ए के कितने मोल चाहिए? 1 मोल ऑफ बी ए के कितने मोल चाहिए होंगे? बोलो, टेल मी, यूनिटरी मेथड पढ़ा आपने कभी? चलिए इस तरीके समझो, ऐसे समझो, 6 बनानास, सर 0.5 6 बनानास 3 रुपीज में आते हैं, तो 1 बनाना कितने रुपए में आएगा? हाफ कितने में आएगा बोलो? हाफ 0.5. 0.5। इसका मतलब आपने क्या किया, 3/6 किया है, तभी तो आपका 1/2 आएगा कैंसिल करके, और यहाँ पर 0.5 आएगा। समझे? Yes. Yes. 1 बनाना की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, दिस 3 डिवाइडेड बाई दिस 6। समझे? सेम केस यहाँ Yes. पर करना है आपको। 1 मोल ऑफ बी निकालने के लिए क्या करोगे आप? बोलो, दिस 3 इज डिवाइडेड बाई दिस सी 6। 6. ओके, एंड बाकी चीज जो थी वैसे लिख देना, मोल ऑफ ए। इसका मतलब ये है बेटा, हाफ मोल ऑफ ए चाहिए मुझे रिएक्शन कराने के लिए, हाफ मोल ऑफ ए चाहिए, और बी का कितना चाहिए? 1 मोल। वही तो था बेटा, देखो ना, अगर ए के मुझे 3 मोल चाहिए और बी के 6 मोल चाहिए, तो ए के मैं हाफ मोल ले लूं और बी का 1 मोल ले लूं, तो है तो रेशियो सेम ना? Yes. रेशियो सेम है ना? Yes. क्लियर है? नाउ मैंने अभी आपको बोला था 6 बनानाज आपके 3 रुपीज में आते हैं, तो 1 बनाना कितने में आएगा? 3/6 रुपीज में, राइट? अगर मैं Yes. बोलूं लेट्स से मेरे पास 27 बनानाज मुझे खरीदना है, तो कितने रुपए में आएंगे? क्या करोगे? ये 1 बनाना की वैल्यू थी ना? 6 into 27. यस, 0.5 into 27, or you can write down here 3/6 into 27। लिखेंगे या नहीं?
ऑल ऑफ यू एग्री लिखेंगे। और नॉट? क्लियर है ना? यस। ओके, तो यहाँ पर भी आपको तो वही निकालना है। आपके पास कितने मोल्स गिवन थे बेटा? 27 मोल्स। आपके पास 1 मोल की वैल्यू आ गई, आपने निकालना है 27 मोल ऑफ बी। मोल ऑफ बी बनाने के लिए रिक्वायर्ड लगे कितना? 3/6 इंटू 27 मोल ऑफ ए। और ए। अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 27 लिख सकते हैं। तो 27 का हाफ करेंगे कितना आएगा बेटा? 13.5 मोल ऑफ ए चाहिए। यस। क्लियर है ना? यस सर। 27 मोल के लिए ए के कितने मोल चाहिए बोलो? 13.5। 13.5। ए के इतने मोल चाहिए, ध्यान रहेगा ये चीज। बट आपके यस। पास ए के कितने मोल्स हैं? 9। 9 मोल्स हैं। इसका मतलब ए पहले ही खत्म हो रहा होगा। यस। ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वी हैव only 9 mole of A, right? यस। ओके, सो इसका मतलब हमारे जो एजम्पशंस लिया था हमने, ये गलत हो गया। इसका मतलब दैट मीन्स वी कैन से दैट A इज लिमिटिंग रीजन। मतलब एक खत्म हो रहा ना आपका पहले। यस। ओके, सो एजम्पशन आपकी रॉन्ग हो गई। जो आपने एजम्पशन लिया था वो रॉन्ग हुआ ना? समझ में आया पॉइंट या नहीं? आया। ओके, लेट्स से अभी तो ये आपने किसी स्टूडेंट ने बोला होगा सर नहीं हमको ए नहीं लेना है, एजम्पशन में बी नहीं लेना है, हम ए लेंगे। तब क्या आएगा? हमने एज्यूम किया था अभी बी। बी आपका लिमिटिंग रेजेंट है ना। व्हाट विल हैपन अगर हम एज्यूम कर लें कि ए आपका लिमिटिंग रेजेंट है? तब आप समझो, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। इफ वी एज्यूम ए इज लिमिटिंग रेजेंट, तब क्या होगा? अभी ए आपका लिमिटिंग रेजेंट है, तो आप सोचो, देखो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ ए को रिएक्शन करने के लिए बी के कितने मोल चाहिए? 6। 6 चाहिए ना। बात एक ही है ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 moles of A required 6 mole of B, right? क्लियर है ना? तो 1 मोल ऑफ ए के लिए क्या हो जाएगा? 6/3 मोल 3। ऑफ बी। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2। 2 मोल ऑफ बी। एनी डाउट? नो। नो। चलिए, आपके पास ए के कितने मोल्स थे? 9। 9 मोल थे। आपके पास 1 की वैल्यू आ गई, तो आप 9 मोल की वैल्यू निकाल सकते हो। 9 मोल्स ऑफ ए के लिए कितना हो जाएगा? 6/3 इंटू 9। इसकी वैल्यू कितनी आई? 18 मोल ऑफ बी। अभी आप सोचो 9 मोल के लिए बी के कितने मोल चाहिए? 18। ओनली 18 मोल चाहिए, बट बी के कितने मोल गिवन है आपके पास? 27। 27। तो कितने मोल बच गए आपके? 9। सिर्फ रिएक्शन कितना किया? इसके 9 मोल के साथ इसके 18 मोल ही रिएक्शन किए ना। समझे मेरी बात? हमने क्या बोला था? 2 कप टी के लिए आपका 1 गिलास दूध चाहिए होता है ना, और आपके पास 20 गिलास दूध था, तो आपके पास कितना चाहिए? 40 कप चाहिए, 40 टी चाहिए ना, राइट? यस। और आपने 100 स्पून टी था आपके पास, तो कितना बच गया? 60 बच गया ना आपका। यस। तो 100 माइनस 40 किया ना आपने, जो गिवन था उससे आपने जो रिएक्शन करता वो माइनस किया ना। तो यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग, आप बोलेंगे यहाँ पर रिमेनिंग बी कितना बचेगा आपके पास? 27 माइनस 18, 9 मोल आपका बच गया। यस। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं?
लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है? ए। ए आपका लिमिटिंग रीजेंट है और बी आपका एक्सिस X। रीजेंट है। समझ में आया पॉइंट को? सारी कहानी क्लियर हुआ? ओके, क्लियर है ना? ओके, नाउ इसी को हम थोड़ा सा और एडवांस वे में लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। इसी रिएक्शन को देखना बेटा, हम लोग और तरीके से लिखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दूं। आपके पास क्या था? लेट्स से 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 3c प्लस 5d था, राइट? इस i का मीनिंग होता है बेटा, लेट से i लिखा होता है ना, इस i का मीनिंग होता है इनिशियल में कितना वैल्यू आपके पास दी है। इनिशियल, इनिशियल मतलब इनिशियल में कितना वैल्यू आपके पास दी है। ये तो आपकी रिएक्शन हो गई। अभी इनिशियल में आपके पास कितने मोल्स थे? 9 मोल थे, राइट? Yes। और इसके 27 मोल थे। Yes। ये तो अभी बना भी नहीं था ना, Yes। तो इनिशियल में इसके मोल कितने होंगे? 0, क्योंकि अभी तो Yes। चाय बनाई नहीं ना हमने, अभी तो आपके सामने सामान रखा हुआ है, तो चाय तो बिल्कुल 0 कप है ना। Yes। ओके, नाउ फिर आपका आता है R, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेड। कितना रिएक्शन करके गए हैं मोल। फिर आपका आता है फाइनल, फाइनल में कितने आपके बन गए, बचे हुए हैं फाइनल में मोल्स। ये 3 चीजें होती हैं बेटा। बिफोर गोइंग टू इन डिटेल्स, मैं आपके सामने और बता दूं, यहाँ पर और होता है एक एस, एस बोलते हैं स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3। 3। इसका स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 6। इसका 3, इसका 3। 5। तो 5। स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिएक्शन के ऊपर लिख लिया करो आप। फिर आप यहाँ से इनिशियल स्टार्ट होता है। इनिशियल आपको पता ही लग गया 9 था। रिएक्टेड आपको अभी आइडिया नहीं है, ये फाइनल भी आपको आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको आइडिया लगाना पड़ेगी। कैसे आइडिया लगाओगे? देखो अभी ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से क्या समझोगे, यहाँ पर देखो 3 मोल ए थे बेटे। 3 मोल्स ऑफ ए से रिएक्शन करने के लिए बी के 6 मोल चाहिए, राइट? Yes sir। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा 6 मोल भी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं इसके 1 मोल रिएक्शन करने के लिए, इसके कितने चाहिए? 6/3 मोल ऑफ बी। इसके 9 मोल के लिए 6/3 इंटू 9 मोल, राइट? Yes sir। ओके, अभी ध्यान से समझते जाना, ये तो एक केस के लिए हो गया। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 6 इंटू, चलो ऐसे रहने दो। नाउ दूसरा केस लेते हैं हम लोग। 3 मोल ऑफ ए से आपके 3 मोल ऑफ सी भी तो बन रहे हैं ना। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जब आपने 2 कप चीनी ली, 2 कप चाय पत्ती ली, तब तो आपका 1 कप, सॉरी 2 स्पून, 2 स्पून टी लिया मैंने, प्लस इसमें कुछ मिल्क ऐड किया, तब तो आपका 1 कप टी बनता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 कप चीनी से मेरा ये बनता है, जब आपका ये कुछ कुछ भी मिल्क मिल जाए, बोल सकते हैं ना। ओके, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन, मतलब किसी के साथ रिलेशन निकाल सकते हो। 3 मोल्स इसका इसके साथ तो मैंने बता ही दिया आपको, बताया ना, ये वाला पार्ट है। आप इसका इसके साथ भी निकाल सकते हो, इसका इसके साथ भी निकाल सकते हो, और अगर ए अच्छा नहीं लगता तो इसका इसके साथ भी निकाल सकते हो, और इसका इसके साथ भी निकाल सकते हो, डी के साथ। और इसका इसके साथ तो ऑलरेडी बता ही दिया, ये वाला पार्ट। समझे मेरी बात सब लोग? चलो मैं बताता हूँ अभी क्या चीज है आपका। ओके, 3 मोल्स ऑफ ए से आपके 3 मोल्स ऑफ सी बन रहा ना। 1 मोल ऑफ ए से आपका कितना मोल्स बनेगा? 3/3
Yes. मोल सी, एंड आपके पास कितने मोल थे? एक है, 9 मोल गिवन थे, तो 3/3 इंटू 9 मोल सी, ये भी आपका हो गया। नाउ थर्ड पार्ट आपका आता है 3 मोल ऑफ ए से आपका 5 मोल ऑफ डी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? ओके, But नाउ इसको हम लोग 1 मोल ऑफ ए से आपका 5/3 मोल ऑफ डी लिख सकते हैं, राइट? 9 मोल से आपका कितना बन रहा है? 5/3 इंटू 9 9. मोल ऑफ डी लिख सकते हैं ना? हाँ. चलिए अभी थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, बेटा ध्यान से देखना। इस वाले पार्ट को मैं 6/3 इंटू 9 लिखा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 6 इंटू 9/3 लिख सकता हूँ। एग्री ऑल ऑफ यू? sir. ओके, तो हमने क्या लिखा? 6 इंटू 9/3, इसको ब्रैकेट में बंद किया। फिर आप यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से लिखूँ, 3 इंटू 9/3, इस ब्रैकेट में बंद किया। यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 9/3, इस ब्रैकेट में बंद किया। समझ में आया सबको? तो 9/3 Yes. सब जगह कॉमन दिख रहा है ना आपको? Yes. ओके, सो ये आपका 9/3 क्या है? 9 क्या है और 3 क्या है? बताओ यहाँ से। 9 आपका ये वाला पार्ट है और 3 आपका ये वाला पार्ट है। समझे मेरी बात? तो Yes. इसको हम बोलते हैं, इस 9/3 वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? के, एक कांस्टेंट के बोलेंगे। के होता है, देखो यहाँ पर, फॉर ऑल रिएक्टेंट्स, चलो ये सब छोड़ दो यहाँ पर, फॉर ऑल रिएक्टेंट्स नहीं, के जो वैल्यू होती है, के को क्या बोलेंगे? 9 क्या है आपका? गिवन मोल। 9 तो Yes. आपके पास दिए थे ना, तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू होगा गिवन मोल अपॉन 3, क्या है आपके पास? स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट। Yes. Okay, so this 3 is called stoichiometric coefficient, STOI. राइट, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ अभी तक? ये 9/3 से आया, क्लियर है ना? Yes, sir. गुड, ओके। ना इस 9/3 से आया। अभी इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? फॉर ऑल रिएक्टेंट, यहाँ से आप निकाल सकते हो के की वैल्यू। अभी के की वैल्यू जिसकी मिनिमम होती है, फॉर ऑल रिएक्टेंट के की वैल्यू आपकी मिनिमम होती है। के इज मिनिमम, दैट मीन्स वो आपका होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी आप सोचो, के की वैल्यू निकालना आता है ना? आपके सामने ये रिएक्शन थी, ओके, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर के की वैल्यू निकाल के बताओ। इस केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगा? गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 9/3, 3 आएगा के की वैल्यू। Yes. Yes, इस sir. केस में के की वैल्यू निकालो, गिवन मोल 27 अपॉन 6, राइट? समझे कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर के की वैल्यू मैक्सिमम 4 प्लस समथिंग कुछ आएगा, 6 4 या 24, राइट? यस और नो? Yes, sir. आप सोचो, इस 3 में और इस 4 में कौन ज्यादा है, कौन कम है? Sir, what? इस 3 एंड इस 4 में 3 और 4.1, हु इज मैक्सिमम? 4 ना? 3 आपका मिनिमम है ना, तो जो मिनिमम होता है वो आपका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? Yes. ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ओके?
क्लियर है? Yes, sir. ओके, हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं बिकॉज सारी चीजें आपको लिमिटिंग रीजन इस केस से निकालना पड़ती है। ओके, बाकी चीजें मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में बिकॉज राइट नाउ कंटिन्यूअस लेक्चर है मेरा दूसरा, तो उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. के तक समझ में आया? इसको आप लोग रीड डाउन करो एंड देन फिर मैं आपको बताता हूँ किससे किस तरीके से हम लोग रीड डाउन करते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाय बाय एवरीवन। ओके, Bye, sir. Bye, sir.